अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रेशर होगा वो, ठीक है। बारिश के सुंदर सुंदर नजारे को देखने के लिए अक्सर लोग डैम जाते हैं। अगर आप किसी खुली जगह पर खड़े तो इतनी सारी जो गैसेस है उसका वजन हमारे सर पर पड़ रहा है। हेलो हेलो हेलो। तो भाई क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं या नहीं? हेलो हेलो हेलो। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरी इस सुरीली सी आवाज को सुन सकते हैं। ओके, मैं भी आ गया हूं भाई। आवाज आ रही थी ना, तो मैं क्यों ना भाई चश्मा लगा लूं। मेरे जो रेडियंट के बच्चे हैं वो यही कहेंगे, सर चश्मे के बिना आप नहीं अच्छे लगते, लगा लिया। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टाइटन की इस तोड़ मरोड़ देने वाली सीरीज में, जहां पर क्लास 9th आईसीएसई के लिए वन शॉट लेक्चर आपके लिए दिए जा रहा है। जैसा कि शुरू के 3 लेक्चर हो चुके हैं, आज बड़ा प्यारा सा लेक्चर है। लेक्चर का नाम है प्रेशर इन फ्लूइड। बढ़िया सुंदर सुनहरा सा लेक्चर है, और जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसा कि आपको पता है, डिटेल्ड हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर हैं रिवीजन के लिए, और रिवीजन 1 शॉट होना चाहिए, और 1 शॉट रिवीजन डिटेल्ड के बाद होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने रेडियंट बैच में डिटेल्ड पढ़ाई कर दी होगी, और अगर आपने डिटेल्ड पढ़ाई कर ली है तो भैया मजा आया होगा। फिर यहाँ पर आप रिवीजन देखने आए होंगे, ठीक है। अब देखो, रिवीजन का नियम ये होता है कि कम समय में बड़ा कमाल, छोटा पैकेट बड़ा धमाल होना चाहिए। तो मैं तो हर बार टारगेट लेकर आता हूँ 1 आवर, ठीक है। तो आज भी ये घंटे की जो ये जो लेक्चर की लंबाई है 1 घंटा रखेंगे, और इस 1 घंटे के अंदर मचाएंगे मचाएंगे, जैसे नहीं आता उसे भी पढ़ाएंगे। तो भाइयों और बहनों में आई होप आप सभी बढ़िया मजे में कूल होंगे, ठीक है। अब भैया आकाश सर के बच्चे हो, कूल होना तो तुम्हारा फर्ज है, और अगर नहीं हुए तो मैंने पिटाई लगा दी तुम लोगों की, ठीक है। भाई साहब, कितने बज रहे हैं रात के? बहुत रात में लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन आई एम एंजॉइंग भाई साहब। आप लोगों के साथ ही तो मजा आता है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास लेके प्रभु का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाइयों और बहनों, आज हम एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर इन फ्लूइड। कुछ कुछ बातें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और कुछ कुछ बातें प्रेशर इन फ्लूइड की, ठीक है। याद रखना, कुछ कुछ बातें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और कुछ कुछ बातें प्रेशर इन फ्लूइड की। प्रेशर इन फ्लूइड से रिलेटेड 1-2 लॉ पढ़ना है, और फिर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, बिना समय व्यर्थ किए मैं शुरू करता हूं। पहला टॉपिक, 1 सेकंड का समय देना, ठीक है। 1 सेकंड का समय देना, 1 सेकंड का समय। झुम्मे जो पठान मेरी जान। ओके, थोड़ा सा मैं मस्तीखोर हूँ, मेरे प्यारे बच्चे मुझे जानते हैं, ठीक है। आप देखो भैया, हम बिना सोचे पहला टॉपिक शुरू कर देते हैं, जिससे क्या बोला गया है पहले टॉपिक को, थ्रस्ट। अब आप सोचे होंगे थ्रस्ट क्या होता है। थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है भाई साहब? फोर्स है, ठीक है। थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है भाई साहब? फोर्स है। थ्रस्ट एक प्रकार का क्या है? फोर्स है। तो जो फोर्स से रिलेटेड जितने भी नाप तोल है, फोर्स से रिलेटेड जितने भी यूनिट्स है, फोर्स से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन है, फोर्स से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट है, वो ऑल द मेजरमेंट, ऑल द एप्लीकेशंस आर एप्लीकेबल ऑन थ्रस्ट, है ना, विच इज सिमिलर टू फोर्स, क्योंकि फोर्स से सिमिलर खुद क्या है? थ्रस्ट, ठीक है। अब देखो, फोर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। फोर्स की खासियत होती है दाएं बाएं, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, 90 डिग्री पर नहीं, 30, 60, 120, 150, 180, वॉट एवर, जिस पर चाहो आप कर सकते हो। लेकिन भाई साहब, जब भी ये फोर्स परपेंडिकुलर लगने लगता है, ठीक है, जब भी ये फोर्स परपेंडिकुलर लगने लगता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं भैया? थ्रस्ट, है ना। तो भाई साहब, किसी भी सरफेस पर जब हम 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे ना, किसी भी सरफेस पर जब हम 90 डिग्री पर फोर्स लगाएंगे ना, तो ये फोर्स ही कहलाएगा थ्रस्ट। मेरी आंखें कितनी छोटी छोटू सी दिख रही हैं यार। आप लोग भी कह रहे हो कि सर कैसे हैं, सोए नहीं है? मारा है बहुत, बीबी ने मारा है। हाँ, आप बोलोगे सर सर आपकी शादी हो गई। ठीक है, तो देखो बेटा, बेसिकली थ्रस्ट जो होता है, इट इज परपेंडिकुलर। अच्छा, ये बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी हैं कि ये जो थ्रस्ट एग्जर्टेड बाय अ बॉडी ऑन अ सरफेस इज इक्वल टू इट्स वेट, है ना, वेट ऑफ द बॉडी। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा ये क्या होता है। सिर्फ अभी लिखा हुआ है, अपने जहन में बसा लेना कि हाँ भाई ऐसा कुछ भी होता है, हाँ भाई ऐसा कुछ भी संभव है। आगे हम बढ़ते हैं। थ्रस्ट भैया एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। थ्रस्ट भैया एक प्रकार की कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। थ्रस्ट भैया एक प्रकार की कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैंने आपसे कहा था, थ्रस्ट एक प्रकार का बल है, थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, और जब थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, जब थ्रस्ट एक प्रकार का बल है, तो बल के सारे कॉन्सेप्ट, बल के सारे एप्लीकेशंस, बल के सारे कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल है, क्योंकि थ्रस्ट भी एक प्रकार का बल है, थ्रस्ट भी एक प्रकार का फोर्स है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मुलेशन है यहाँ पर, है ना,
अब देखो बेटा, हम जब थ्रस्ट समझ गए ना तो यहाँ से प्रेशर भी इजीली समझ आ जाता है। किसी भी बॉडी पर जो एप्लीकेबल थ्रस्ट है, जब हम उसे पर यूनिट एरिया निकालने लगते हैं तो वो प्रेशर के टर्म में मेजर किया जाता है। याद रखना, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। और ये जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रेशर। आप ये मत बोलना कि सर हमारे पे भी तो पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, क्या उसका फॉर्मूला भी यही होता है? नहीं, वो अनमेजरेबल क्वांटिटी है, उसे हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, आगे, जिस तरह से बल, जिस तरह से फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो फोर्स पर प्रेशर डिपेंड करता है, तो प्रेशर भी एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, याद रखना, जब भी आप थ्रस्ट मेजर कर लोगे, किसी ऑब्जेक्ट पर थ्रस्ट की कैलकुलेशन आप कर लोगे, कैसे कर लोगे? क्योंकि थ्रस्ट एक प्रकार का फोर्स है, तो आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। और जैसे आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, टोटल सरफेस एरिया से या फिर टोटल एरिया से उसको डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए, आपके सामने एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, आपके सामने एक बहुत आवश्यक बात लिखी हुई है। फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या हो गई? मीटर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, एरिया की यूनिट हो गई मीटर। अच्छा, तो थ्रस्ट की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर हो गई। यही मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ बड़ा प्यारा सा टॉपिक दिया हुआ है, इट इज सम यूनिट्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, मैं आपको इतनी लंबी कहानी बताने से पहले बता दूं कि जो इसकी यूनिट होती है ना, इसे पास्कल बोला जाता है, जो कि एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ब्लेस पास्कल के नाम पर पढ़ी। ठीक है, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जो प्रेशर होगा वो 1 पास्कल होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, तो आप एक शब्द में आंसर दे देना, इट इज पास्कल। अच्छा, एक मेरे मैं कई बार मतलब अभी आप जब हायर क्लासेस में आओगे तो आपको स्ट्रेस भी पढ़ाया जाएगा। स्ट्रेस और प्रेशर दोनों की जो यूनिट होती है ना, वो सेम होती है, वो फॉर्मूला भी सेम होता है, लेकिन उसके बाद भी एक अंतर होता है। अब क्या होता है बताएंगे, जब आप पढ़ोगे तब बताएंगे, अभी से क्यों बताएं? अभी से जान के क्या करोगे जब आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है? बस इतना याद रखो कि प्रेशर और स्ट्रेस दोनों की यूनिट न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, आगे देखिए, और भी काफी यूनिट्स हो सकती हैं प्रेशर की। जैसे भाई साहब, आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि जो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की यूनिट डाइन भी तो होती है, और एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर भी होती है, तो फोर्स की यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकती है। और इसके अलावा अगर आप केजीएफ में भी नापो, केजीएफ का मतलब हमेशा वही नहीं होता तन्ना नी ना रे तानो नो, नहीं, केजीएफ का मतलब आप समझ रहे हो, किलोग्राम फोर्स। ठीक है, आगे, तो 1 9 अपॉन सेंटीमीटर जो होता है इज इक्वल टू 0.1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। या फिर इसको उल्टा कर दो, 1 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। याद रखना, ये दो प्यारी प्यारे से कन्वर्जन है। वैसे तो इस चैप्टर से इतने हाई लेवल का न्यूमेरिकल आता नहीं है, लेकिन फिर भी हमें याद रखना, क्योंकि अभी आप 9th क्लास के हो, क्लास 10th में होते तो फिर भी कुछ ये कन्वर्जन्स थोड़े से यूजफुल हो जाते, लेकिन क्लास 9th में इतने हाई लेवल के कन्वर्जन्स, मतलब इतने हाई लेवल के न्यूमेरिकल्स आते नहीं है। ठीक है, और भी काफी यूनिट्स होती हैं, और भी काफी यूनिट्स होती है, जैसे कि भाई साहब बार, है ना, प्रेशर की एक यूनिट होती है जिसे बोला जाता है बार। ठीक है, अब देखो, एक बार जो होता है ना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और जो 1 मिलीबार होता है ना, याद रखना बेटा, 1 मिलीबार जो होता है ना 10 की पावर -3 बार के बराबर होता है, और 10 की पावर 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। याद रख, अच्छा, हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है ना, हमारा जो वातावरण होता है ना, हमारा जो वायुमंडल होता है ना, जिसमें हम सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे हम सांस लेते हैं, उस एटमॉस्फेयर में भी, उस वायुमंडल में भी, उस वातावरण का भी एटमॉस्फेरिक का प्रेशर मेजर किया जाता है। तो उसके लिए अगर आप चाहो तो ये यूनिट भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए एक डिफरेंट टाइप की यूनिट भी बनाई गई है, जैसे एटीएम बोला जाता है। ये मत बोलना एटीएम बोलेंगे तो पैसा निकलेगा, नहीं, एटीएम यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट है। ठीक है, तो जो एटीएम होता है 0.76 मीटर mm ऑफ Hg के बराबर होता है, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, यहाँ पर पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना, इसे याद रखना, 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। इस वैल्यू को आपको अपने जहन में बसा लेना, इस वैल्यू को एग्जामिनर एग्जाम में देगा नहीं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 एटीएम, है ना। आप बोले सर 1 एटीएम मतलब मनी ना, 1 एटीएम इज द यूनिट टू मेजर, बेसिकली इट इज अ यूनिट टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी प्यारी प्यारी यूनिट होती है भाई साहब, टॉर, टॉर, थॉर नहीं, टॉर, है ना।
तो 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg। इसके अलावा 1 ATM, ATM इज इक्वल टू 760, ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। अब भैया ये मैं सोचना कि सर ये तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की बातें हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला याद रखना है प्रेशर का। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। इतनी सी बात है कि जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू कम होगी। तो जो प्रेशर है दो ही बातों पर डिपेंड करता है। पहला प्रेशर डिपेंड करता है थ्रस्ट पर, दूसरा प्रेशर हाँ पहला प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर। ये लिखा है एरिया, मैं घबरा गया भाई साहब, अटैक आ जाता मुझे। और दूसरा किस पर डिपेंड करता है? थ्रस्ट पर। पहला प्रेशर, ये जो एरिया डिपेंड करता, ये जो प्रेशर डिपेंड करता है एरिया पर, और दूसरा डिपेंड करता है थ्रस्ट पर। इससे प्रेशर किस प्रकार संबंधित है? देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के, और सॉरी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के, और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया के। प्रेशर डायरेक्टली, फार्मूला तुम्हारे सामने लिखा हुआ, फोर्स बढ़ाओगे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे प्रेशर कम होगा। एग्जाम्पल के लिए भाई साहब, डॉक्टर के पास गया था अभी मैं कुछ दिन पहले, वायरल फीवर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है अभी। आज जब मैं ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सर्दी भी है गर्मी भी है, बिल्कुल मिड का बिल्कुल बीच का ये माहौल है, मतलब जहां पर सर्दी भी है और जहां पर गर्मी भी है। अब भाई साहब, मैं सर्दी कंसीडर करूं या गर्मी कंसीडर करूं, मेरा शरीर उसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा समय लेता है। यहाँ सर्दी है, यहाँ गर्मी है, बिल्कुल बीच में अटका हुआ, ये सर्दी है या गर्मी है, लेकिन हम किस में अटके हुए? बीच में अटके। अब दिक्कत कुछ ऐसी है कि भाई साहब, जो थ्रस्ट होता है ना, वो दो बातों पर डिपेंड करता है, एक फोर्स पर और एक एरिया पर, ठीक है। तो इस दौरान क्या हो रहा है, डॉक्टर के पास मैं गया, क्यों गया? क्योंकि मुझे वायरल हो गया था। डॉक्टर ने कहा लेटो, तुमको लगाते हैं इंजेक्शन। भाई साहब, मैंने डॉक्टर का इंजेक्शन देखा, ये मोटा सा इस पैन के बराबर इंजेक्शन, गलती से मैं जानवरों के डॉक्टर के पास चला गया था। सर आप भी तो जानवर हो, है? हाँ, तो भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि डॉक्टर जंक्शन तो बिल्कुल पतला सा लगाता है, क्यों? एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, तो इजीली वो अंदर चला जाता है। दूसरा, ये इस डायग्राम को देखो, इन भाई साहब ने अपने सुंदर से हाथों में इस कील को रखा हुआ। अब ये कील दीदी जो रहेंगे, इस एरिया से इनके हाथ के अंदर चली जाएंगे, अगर ये प्रेस करेंगे तो इस एरिया से अपने हाथ के अंदर चली जाएंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि एरिया कम, उतना ज्यादा, जितनी ज्यादा सरफेस पतली, जितनी ज्यादा ऑब्जेक्ट पतला होता जाता है ना, उतना ज्यादा उसका प्रेशर का अमाउंट बढ़ता जाता है। फिर से बोलना, जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट पतला होता जाता है उतना ज्यादा प्रेशर का अमाउंट बढ़ता जाता है। पतला हुआ मतलब सरफेस एरिया कम हुआ, और एरिया कम हुआ प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ओके, देखो भाई साहब, आपने घर में छुरी चाकू का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है। आपने घर पे छुरी चाकू का इस्तेमाल कभी किया? जब हम छुरी चाकू बनाते हैं, मतलब जब हम नाइफ्स बनाते हैं, तो उसका जो एज होती है वो बिल्कुल शार्प रखते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शार्प एज जो होती है कम एरिया प्रोवाइड करती है, और इस तरह की एज जो होती है लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है। तो कुछ तो गड़बड़ है भाई, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा क्यों? अब देखो बेटा, याद रखना, प्रेशर इन फ्लूइड। भाई साहब, पहली बात तो फ्लूइड क्या कहलाता है? शब्द को थोड़ा सा संधि विच्छेद कर दो, बचपन में हिंदी तो पढ़ी होगी ना, तो संधि विच्छेद लगा, फ्लूइड फ्लो होने लायक, फ्लूइड फ्लो होने लायक, संधि विच्छेद कर दो। फ्लूइड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, द सब्सटेंस विच कैन फ्लो, ऐसे सब्सटेंस जो बह सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे? फ्लूइड। सारी की सारी गैसेस, सारे के सारे लिक्विड क्या कहलाते हैं? फ्लूइड होते हैं। सारी की सारी गैसेस और सारे के सारे लिक्विड क्या कहलाते हैं? है ना? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, सारे के सारे लिक्विड और गैसेस क्या कहलाते हैं? फ्लूइड कहलाते हैं। क्यों? लिक्विड भी तो फ्लो कर सकता है, गैसेस ये भी तो फ्लो कर सकती हैं। और जब लिक्विड और गैसेस फ्लो कर सकती हैं तो भैया, अच्छा आप लोग सोचते होगे ना कि टाइटैनिक जो डूबा हुआ है ना, उस टाइटैनिक को उठाकर ऊपर क्यों नहीं ला पाते? सबसे सिंपल सी बात है, उसके ऊपर प्रेशर इतना लग रहा है पानी का, पढ़ाई का प्रेशर। मैं सोच सर हमारे ऊपर भी बहुत पढ़ाई है, नहीं नहीं, उसके ऊपर प्रेशर इतना लग रहा है कि वो प्रेशर उसको कंप्रेस करा जा रहा है, तो इतनी गहराई में कोई ऑब्जेक्ट जा ही नहीं पा रहा जो उसे कंप्रेस कर। तो भाई साहब, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, एक पानी की बोतल लेना, ये जब मैं क्लास में पढ़ा रहा था तो ये GIF था, इसमें सब कुछ फ्लो होता दिखा रहा था। पानी की बोतल में लेना, पानी की बोतल में इस तरह से होल ड्रिल कर देना, पिन से या किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से आप क्या कर देना, होल ड्रिल, और आप देखना
कि भाई साहब यहाँ पर ये पानी की बोतल से जो पानी निकल रहा है ना, पानी की बोतल से किसकी वजह से निकल रहा है? लिक्विड के प्रेशर की वजह से। हमारे घरों में पानी के लिए जो टैप लगाए जाते हैं, नल लगाए जाते हैं, उसमें वाटर सप्लाई ऊपर से होती है। उसमें वाटर सप्लाई कहाँ से होती है? ऊपर से। और अगर वाटर सप्लाई ऊपर से हुई है, अगर वाटर सप्लाई ऊपर से हुई है, अब ऊपर ही क्यों लगाया जाता है? इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है बेटा, ऊपर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ऊपर से इजीली प्रेशर मेंटेन होगा। हमारे यहाँ जो टैप से पानी आया वो काफी ज्यादा तेज आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर कंटेनर को अज्यूम करूं, ठीक है, इसके अंदर मान लिया कि पानी भरा हुआ है, तो भाई साहब ये सारी बातें पास्कल चाचा ने बताएं। ठीक है, मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है, तो ये सारी बातें हमें किसने बताई है? पास्कल भाई साहब ने। वो कहते हैं कि इसके अंदर लगने वाला प्रेशर, एक लिक्विड जो होगा हर जगह क्या लगाएगा? प्रेशर। तो वैसे तो इसमें आपसे बोला गया है कि हर जगह इक्वल प्रेशर लगता है। ठीक है, हर जगह इक्वल प्रेशर लगता है। मैं लेकिन थोड़ा सा इसमें परिवर्तन करूंगा ग्रेविटी कंसीडर करते हुए कि इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर लगता है, इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर लगता है, इक्वल हाइट पर इक्वल प्रेशर लगता है। अगर हाइट की वैल्यू बढ़ती है तो प्रेशर की वैल्यू कम होती है, हाइट की वैल्यू कम मतलब जैसे जैसे गहराई में जाती हो ना, प्रेशर की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, हाइट कम होगी ना गहराई में जाओगे तो। ठीक है, और अगर आप ऊपर आते जाते हो, है ना, अगर आप ऊपर आते जाते हो तो प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है? परिवर्तित होती जाती है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी लिक्विड अपने खुद के ऊपर भी तो कुछ अमाउंट, है ना, कोई भी लिक्विड अपने खुद के ऊपर भी तो कुछ अमाउंट ऑफ वजन लगा रहा है। और वही अब इमेजिन करो, मैं पानी के ऊपर खड़ा हुआ हूं, तो मेरे ऊपर हवा है, कोई दिक्कत नहीं, आई कैन टॉलरेट इट, टॉलरेट कर सकता हूं। लेकिन जब मैं पानी के अंदर चले जाऊंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारा पानी है, तो उस पानी का वजन कैसे झेलूंगा? उस पानी का वजन कहाँ? मेरे ऊपर ही तो पड़ेगा। उस पानी का वजन कहाँ? मेरे ऊपर ही तो पड़ेगा। तो जब भी किसी फ्लूइड को पानी के अंदर डुबाया जाएगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डुबाया जाएगा, तो वो पानी का वजन उसके अंदर एक प्रेशर जनरेट कर देता है। तो पानी का वजन कहाँ जाएगा? फोर्स लगाएगा भाई, है ना, वेट जो होगा वो उसके ऊपर ही तो पड़ेगा। ठीक है, और देखना आपके घरों में जब पानी की टंकियां भरी रहती हैं, पानी की टंकियों में ज्यादा अमाउंट ऑफ पानी रहता है, तो टैप से आने वाला पानी तेज चलता है। लेकिन जब पानी की टंकी खाली हो जाती है तो टैप से आने वाला पानी स्लो हो जाता है। यही तो हमें चाहिए, यही तो हम जानना चाहते थे। ठीक है, अब देखो इसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग बातें बताई, लेकिन पास्कल भाई साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, कि कोई भी लिक्विड इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिट करता है इन ऑल द डायरेक्शन, इसने बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर दिए। आप बड़ी बड़ी हाइड्रोलिक मशीन देखते हो, जेसीबी देखते हो, आप बड़े बड़ी लिफ्ट्स देखते हो, आप बड़े बड़े हाइड्रोलिक ब्रेक देखते हो, वो किस सिद्धांत पर बेस्ड है? वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वो पूरी तरह से इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है, प्रेशर एंड फ्लूइड। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप बड़े बड़े हाइड्रोलिक मशीन देखते हो, आप बड़े बड़े वेसल्स देखते हो, बड़ी बड़ी चीजें देखते हो, वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? वो सभी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। क्या प्रिंसिपल है? कि कोई भी कंटेनर के अंदर आपने लिक्विड भरा तो वो लिक्विड इक्वल प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन अप्लाई करता है। ठीक है, ये पास्कल लॉ है, ब्लेस पास्कल नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो प्रेशर की अगर आपको वैल्यू निकालना है तो एच रॉ जी, किसी भी लिक्विड के अंदर आपको प्रेशर की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? एच रॉ जी, जहां पर एच का मतलब क्या होगा? एच मतलब हाइट, रॉ मतलब डेंसिटी, है ना। वैसे तो मैं बोलूंगा एच को डेप्थ कंसीडर करना, डेप्थ इसलिए क्योंकि हम लिक्विड के अंदर जाएंगे तो ये प्रेशर का फॉर्मूला तब लगाएंगे। ठीक है, और भाई साहब स्मॉल जी का मतलब मुझसे ना ही पूछो तो बेहतर है। ठीक है, अगर मुझसे आप पढ़े हुए हो ना बैच में, अगर आप अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो ना बैच में, तो आपको कोई हक नहीं है मुझसे स्मॉल जी का मतलब पूछने का। आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझसे स्मॉल जी का मतलब पूछो, आपको सब पता होना चाहिए। ठीक है, याद रखना, आपको कोई हक नहीं है, आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप मुझसे स्मॉल जी के बारे में ज्यादा गहराई में पूछो। वैल्यू भी नहीं बताऊंगा, पता है, सब बताया क्लास में पढ़ा करो। ठीक है, अब देखो बेटा, प्रेशर इन फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड के अंदर जो प्रेशर होता है उसको इफेक्ट करने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, पहला क्या होता है? डेप्थ। ठीक है, दूसरा क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, और तीसरा क्या होता है? अरे यार ये जी का नाम तो हमें पता चल गया। ठीक है, ये जी का नाम तो हमको पता चल गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, एक तो हो गया आपका प्रेशर, ठीक है, एक तो हो गया आपका प्रेशर, ठीक है, एक तो हो गया आपका प्रेशर को फैक्टर इफेक्ट करने वाले डेप्थ, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, याद रखना
उसके बाद कुछ कुछ लॉज बना दिए गए इसके आधार पर। वैसे ये लॉज जो हैं उन्हीं फैक्टर अफेक्टिंग के बड़े भाई हैं और कुछ नहीं है। ये जो नियम है ना वो उन्हीं फैक्टर अफेक्टिंग के बड़े भाई हैं। क्या कहता है कि इनसाइड द लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेप्थ, गहराई में जाओगे तो प्रेशर की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा स्टेशनरी लिक्विड है, लिक्विड अगर थमा हुआ है उसमें किसी भी प्रकार का वाइब्रेशन नहीं, मतलब उसमें किसी प्रकार का डालामडोल नहीं है, लिक्विड बिल्कुल थमा हुआ है, लिक्विड बिल्कुल रुका हुआ है, तो भाई साहब वो इक्वल प्रेशर बनाएगा हर पॉइंट पर, है ना। इट विल एग्जर्ट इक्वल प्रेशर हर एक पॉइंट पर, ठीक है। तो प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट, है ना, ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन मैंने आपको पहले बताया इक्वल हाइट में, ठीक है। प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शन अबाउट द पॉइंट इन लिक्विड। आगे प्रेशर याद रखना, ठीक है, प्रेशर एट सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। मतलब अगर आप पानी में 10 मीटर गहराई में चले जाओ, हो सकता है कम प्रेशर लग रहा हो। आप मट्टी के तेल में, मतलब कैरोसिन ऑयल में 10 मीटर गहराई में चलो, हो सकता है और कम प्रेशर लगा। आप मरकरी में 10 मीटर गहराई में चले जाओ, हो सकता है बहुत कम प्रेशर लग रहा हो। तो इक्वल हाइट पर अलग अलग लिक्विड के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। बेसिकली ये डेंसिटी के साथ इंक्रीज करता है, ठीक है। ये किसके साथ इंक्रीज करता है, डेंसिटी के साथ इंक्रीज करता है। और एक लिक्विड होता है उसका एक खुद का लेवल होता है। लेवल का मतलब लेवल सबके निकलेंगे, ठीक है। लेवल का मतलब लेवल सबके निकलेगा। वाह वाह वाह। अब देखो लिक्विड प्रेशर से रिलेटेड कुछ प्यारी प्यारी बातें। अब देखना लिक्विड का जो बेसिकली अब डैम गए होंगे कभी ना कभी, बारिश के सुंदर सुंदर नजारे को देखने के लिए अक्सर लोग डैम जाते हैं। जब आप डैम जाते हो ना तो डैम का नीचे का हिस्सा जो होता है ना, पानी में आप जैसे जैसे डेप्थ की तरफ जाते जा रहे हो तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ता जा रहा है। मैंने कुछ देर पहले बोला था कि जैसे जैसे डेप्थ में जाओगे अमाउंट ऑफ प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो इस नीचे से पानी का जो प्रेशर लग रहा है उस पानी के प्रेशर को झेलेगा कौन, टॉलरेट कौन करेगा। तो डैम का काम है इस पानी को रोकना। तो जब भी डैम बनाया जाता है, कॉपर डैम हो, अर्बन डैम हो, किसी भी प्रकार का डैम बनाया जाता है, तो यहाँ पर जो एरिया होता है बेस का वो ज्यादा बड़ा रखा जाता है। काहे एरिया काफी बड़ा रखा जाता है, काहे के लिए, क्योंकि एरिया बड़ा रखा जाता है जिसके कारण ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर को वो झेल सके, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर को वो टॉलरेट कर सके। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो डाइवर सूट। डाइवर सूट मतलब पता नहीं आप लोग चांद वांद पे रहते हो सकता है, ठीक है। पता नहीं आप लोग चांद वांद पे रहते हो सकता है भाई साहब, मैं तो पृथ्वी पर रहता हूँ। तो हम पृथ्वी वासियों को अक्सर शौक होता है पानी की गहराइयों में जाने का। आपके चांद पे तो पानी नहीं है तो बता दो यार, हम लोग इतना परेशान हो रहा है, इंडिया इसरो को फोन करके बता दो चांद पर हो अगर तुम तो, ठीक है, कि वहां पर पानी है या नहीं है, ठीक है। तो डाइवर सूट बनाया जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि एक सेकंड का समय देना बेटा। बेसिकली आई एम सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड। सर्दी हो रही है यार। आप देख रहे हो कि मेरा चेहरा मोटू मोटू सा लग रहा है, मेरा चेहरा स्वेल स्वेल सा लग रहा है, सर्दी के कारण। सर्दी जब होती है ना तो थोड़ी सी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, तो सेम मुझे हो रही है। बट ठीक है, आई एम इंजॉइंग। हर चीज को इंजॉय करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो अगर मुझे बोला जाए कि आकाश सर एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, समुद्र की गहराई में जाकर आप एटमॉस्फेयर, आप प्रेशर की वैल्यू को मेजर करके आओ, तो मैं कैसे करूंगा। मैं जाऊंगा तो पिचक जाऊंगा, इतना ज्यादा अमाउंट प्रेशर होता है कि मैं जाऊंगा तो पिचक जाऊंगा। तो फिर क्या करें, तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए, इसी परेशानी को दूर करने के लिए डाइवर्स सूट बनाएगा, है ना, डाइव करने वाले सूट बनाएगा, डाइवर सूट बनाएगा, जो बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ सूट होता है जो कि प्रेशर को एग्जर्ट कर जाए, ठीक है, प्रेशर को एग्जर्ट कर जाए, प्रेशर को झेल जाए। बेसिकली क्या होता है कि डाइवर की जो बॉडी पर जो प्रेशर लगता है वो उसके ब्लड प्रेशर से ज्यादा, पता है ये ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी अभी आएगा कुछ देर बाद, मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। ब्लड प्रेशर का कॉन्सेप्ट भी आएगा ना, तो इसके बारे में आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बताऊंगे। ब्लड प्रेशर किस तरह से बढ़ता घटता है, किस तरह से चीजों को मैनेज करता है, ठीक है। अब ये पास्कल लॉ वापस आ गया। पास्कल लॉ ने कहा था कि कोई भी लिक्विड जो होता है इक्वल इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर ट्रांसमिट करता है हर डायरेक्शन में। पहले ही आता है सर, आपने पहले ही पढ़ा दिया था कि कोई भी लिक्विड जो होता है इट एग्जर्ट इक्वल अमाउंट, है ना, इट एग्जर्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। ये है हमारे पास्कल चाचा का लॉ। चाचा आपके चाचा हैं सर क्या, नहीं भाई साहब मेरे चाचा तो आप लोग, ठीक है। अब देखो पास्कल चाचा के लॉ के बेसिस पर एक लिफ्ट बनाई गई, हाइड्रोलिक लिफ्ट। बेसिकली पास्कल अंकल ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था इस
लॉ को मतलब ये सच में ऐसा होता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मनगढ़ंत कहानियां, नहीं। आप इमेजिन करो कि एक पतलू सा है ना, एक पतलू सा सिलेंडर है और एक मोटू सा सिलेंडर है। मतलब पतलू सा सिलेंडर का मतलब जिसका एरिया कम है, जिसका जो मोटाई है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और एक मोटा सिलेंडर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है ना, इस तरह की ट्यूब से कि विच कैन एग्जर्ट प्रेशर, जो एग्जर्ट कर सकती है खुद के ऊपर प्रेशर ऑन इटसेल्फ, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो लिक्विड होगा नॉन कंप्रेसिबल होगा। ऐसा ना हो कि हम लिक्विड को दबा रहे हैं तो लिक्विड ही दब जाए, नहीं, हम जो लिक्विड बनाएंगे वो नॉन कंप्रेसिबल होगा, ठीक है। इन दोनों को हमने विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, ये पिस्टन एयर टाइट होगा, इस वजह से ना हवा आ सकती है ना हवा जा सकती है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो आप यहां से जो वेट लगाओगे ना, यहाँ से जो वेट लगाओगे ना, यहाँ से जो वेट लगाओगे ना, वेट एक प्रकार का फोर्स होता है। तो जब आप यहाँ से वेट लगाओगे ना तो लिक्विड आगे बढ़ेगा, डिस्प्लेस होगा, तो ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा, तो जो भारी सामान रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ बढ़ने की कृपा करेगा, वो ऊपर की तरफ बढ़ने की क्या करेगा, कृपा करेगा, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखो, जैसा कि आपको पता है कि P1 बराबर P2 होगा। इस जगह पर अगर, है ना, इस जगह पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहां से जो प्रेशर लग रहा है इसका नाम रख दिया P1, और यहां पर ऊपर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है P2। अब पास्कल भाई साहब के नियम के अनुसार, पास्कल भाई साहब के नियम को फॉलो करा है यहाँ पर कि P1 बराबर क्या होगा भाई साहब, P2। पास्कल भाई साहब के नियम के अनुसार P1 बराबर क्या होगा, P2 क्या, तो प्रेशर ऑन फर्स्ट सरफेस इज इक्वल टू प्रेशर ऑन सेकंड सरफेस। पास्कल भाई साहब यही तो बोले थे कि प्रेशर इज इक्वल इन ऑल दी डायरेक्शन, है ना, प्रेशर इक्वली ट्रांसमिटेड होता है इन ऑल दी डायरेक्शन, ठीक है। आगे अगर आप देख पा रहे हो, कहां गया भाई साहब, कहां गया, हाँ, अब देखो, पहले वाले प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो F1A1, दूसरे वाले प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो F2A2, ठीक है। आपको मैं यहां निकाल देता हूं, आप प्रेशर नंबर 1 की वैल्यू निकालोगे तो फोर्स नंबर 1 और एरिया नंबर 1, फोर्स नंबर 1 अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। और सेकंड वाले प्रेशर की वैल्यू निकालोगे तो दैट इज F2A2, क्योंकि पास्कल भाई साहब हमसे बोल गए थे कि प्रेशर इक्वल है इन ऑल द डायरेक्शन। तो जब प्रेशर इक्वल है तो F1A1 और F2A2 भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, अब थोड़ा सा रेसिप्रोकल कर दो। हम चाहते हैं F2 की वैल्यू ज्यादा मिले, F1 की वैल्यू कम मिले, तो एरिया नंबर सेकंड को ज्यादा रखना पड़ेगा, एरिया नंबर 1 को कम रखना पड़ेगा। और इसी पास्कल के सिद्धांत पर हम बहुत सारी डिवाइसेस को उठा सकते हैं। और यहां पर आप देखो, फोर्स की वैल्यू ज्यादा मिल रही है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स की वैल्यू को बढ़ाकर दे रहा है तो इट इज एक्टिंग लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो हाइड्रोलिक जैक, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट का ही बड़ा भाई है, ये भी भारी भारी चीजों को उठाने के काम करता है, जो हमने सेम प्रिंसिपल अप्लाई करा था ना वही है। यहां से आपने अब उस लिवर को, मतलब यहाँ पर ये जो पिस्टन है ना, उसको लिवर से, इस लिवर को दबाओगे तो पिस्टन दबेगा, ठीक है। ये जब ये पिस्टन दबेगा तो लिक्विड आगे बढ़ेगा और यहाँ पर ये वाला पिस्टन ऊपर उठेगा, और जैसे ये वाला पिस्टन ऊपर उठेगा, जो भी कार है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन, है ना, ये टोटली बेस्ड है पास्कल लॉ पर, ठीक है। आगे समझना। अब ये हाइड्रोलिक ब्रेक, इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। ये हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है ना, हाइड्रोलिक ब्रेक भी पास्कल लॉ के ऊपर बेस्ड है। हाइड्रोलिक ब्रेक भी पूरी तरह से किस पर बेस्ड है बेटा, पास्कल लॉ पर बेस्ड है, ठीक है। अब देखो, इसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन समझाता हूं। बेसिकली आप लोग जो कॉमनली कार में यूज करते हो उसमें एक पैडल होता है, ये रहा वो पैडल, ठीक है। आप जैसे ही पैडल को दबाओगे तो ये पैडल का पिस्टन एक सिलेंडर से कनेक्टेड होगा, है ना। आपने पैडल को दबाया तो पिस्टन कहां बढ़ जाएगा, आगे। आपने पेडल को दबाया तो पिस्टन कहां बढ़ जाएगा, आगे। और जैसे ही पिस्टन आगे बढ़ेगा तो ये आगे एक ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर लिक्विड भी कहां बढ़ेगा, आगे। ये ट्यूब मल्टीपल ब्रेक से कनेक्टेड होती है, 1 2 3, है ना, मल्टीपल ब्रेक से कनेक्टेड होती है। अब ये जो मास्टर सिलेंडर है, इससे जो ट्यूब है वो कनेक्टेड है अदर 2 सिलेंडर के पिस्टन से। अब जैसे ही आप पैडल को दबाते हो ना, लिक्विड आगे बढ़ता है तो ये एक्सपांड हो जाते हैं, ये एक्सपांड हो जाते हैं, जिससे ये ब्रेक शू है ना, इस रिम पर फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन आपको बता, फ्रिक्शन स्पीड को कम करता है। तो विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट का उपयोग करते हुए हम यहाँ पर इसके अमाउंट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अब वापस लाने के लिए, अब आपने पेडल पर से पैर हटा दिया, वापस लगा लाने के लिए यहाँ पर क्या लगी होती है, एक स्प्रिंग लगी होती है। यहाँ पर क्या लगी होती है, स्प्रिंग, और इन्हें कहा जाता है ब्रेक शू। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, ब्रेक शू। हमारी बाइक में भी यूज होते हैं, हमारी कार में भी यूज होते हैं, ब्रेक पैड भी बोलते हैं ना, इन्हें ब्रेक शू भी बोलते हैं, ठीक है। हमारी बाइक में, हमारी कार में अक्सर यूज किया जाता है इन सभी का, ठीक है। एंड आई होप बहुत सिंपल सिंपल से टॉपिक थे। आपको पोल करा लूं क्या, ठीक है, पोल करा लो सर,
ठीक है। तो प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड, किसी भी लिक्विड के अंदर डेंसिटी, तो भाई साहब एच रो जी राइट आंसर है। याद रखना प्रेशर का फॉर्मूला लिक्विड की टर्म में एच रो जी होता है। अधिक जानकारी के लिए कृपया कर आप इस चैप्टर की स्टार्टिंग को देखिएगा जहां मैंने बताया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है प्रेशर इन फ्लूइड, है ना। अब हम प्रेशर इन फ्लूइड तो पढ़ चुके हैं, ये डबल से कहां से आ गया भाई, डबल से कहां से आ गया, ये क्या है, डरा रहा है। हाँ, अगला टॉपिक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, मैं तो डर गया था, मैं तो अचानक से, वो क्या होता है कि जब बनाते हैं ना पीपीटी, तो कुछ आइटम जो होता है हम इस पीपीटी से उस पीपीटी में शिफ्ट करते हैं, तो वो पुराना रह गया था। तो मेरे दिल की धड़कनें, दिल कहाँ होता है, कहीं ना कहीं तो होता है, मेरा दिल मेरे पास ही है। ये मैं सोचना कि सर आपका दिल तो उसके पास है, नहीं, मेरे पास ही है, मैं ना हूं, है ना। आगे आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, आगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है भैया, हमारे आसपास बहुत सारी हवाएं प्रेजेंट है। इमेजिन करना, ये हमारा गोला है ना, अच्छा नहीं बना, अच्छा बना ही देते ना, ये हमारा गोला है, ठीक है, हमारी अर्थ है। इस अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस फैली हुई हैं, इस अर्थ के चारों ओर बहुत सारी गैसेस फैली हुई हैं। अब ये गैसेस अर्थ के पास क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी उसे जाने नहीं देती, ग्रेविटी उसे जाने नहीं देती, ग्रेविटी उसे जाने नहीं देती। तो इस सारी गैसेस का वजन कहाँ लगेगा, टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, क्योंकि इन गैसेस के पास मास है, मास है तो कुछ ना कुछ वजन तो होगा। आप ये मत सोचना कि गैसेस का कोई वजन नहीं होता, होता है। इन गैसेस के पास मास है तो इन गैसेस के पास कुछ ना कुछ वजन तो होगा, और जब इन गैसेस के पास कुछ ना कुछ वजन होगा तो ये कहाँ लगेगा, इन गैस, ये भाई साहब अब आप बढ़िया मजे से खड़े हुए हो यहाँ पर, आप बढ़िया मजे से खड़े हुए हो, ठीक है, तो आपके ऊपर भी इन गैसेस का वेट लगता है। इस वेट के कारण एक हमारे ऊपर एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स इन द टर्म ऑफ प्रेशर ही कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना। तो द थ्रस्ट एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू कॉलम ऑफ एयर, कॉलम ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस। अब इमेजिन करो, अभी तो मैं एक रूम के अंदर हूं बंद, लेकिन अगर आप हवा में खड़े हुए हो, हवा तो यहाँ भी है, अगर आप किसी खुली जगह पर खड़े, तो इतनी सारी जो गैसेज है उसका वजन हमारे सर पर पड़ रहा है, इतनी सारी गैसेज है उसका वजन हमारे शरीर सर पर पड़ रहा है और पूरी बॉडी पर पड़ रहा है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने आपको बताई है, एटीएम करो, और उसकी वैल्यू बताई हुई थी 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, बहुत सारे। शायद जादू जो आया था ना, हमारे अर्थ पर जब जादू आया था ना, तो जादू को एटमॉस्फेरिक प्रेशर झेल ही नहीं पाता, लेकिन पता नहीं, वो तो मूवी थी, है ना, वो तो मूवी थी, उसमें पता नहीं उसकी दुनिया में इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता ना हो, उसका बल्ब फूट जाता सर का। अगर इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ का झेल लेता ना, तो जादू के सर का बल्ब फूट जाता। वो तो मूवी थी, उस मूवी में कुछ भी बता दे। तो भाई साहब जो जादू भाई साहब आए थे ना, वहां से, कहाँ से, हमारे गोला से। तो जादू भाई साहब जब इस दुनिया पर, हमारी पृथ्वी पर आए थे ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अमाउंट इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि वो धूप मांग रहे थे ना, तो वो धूप जब मांग रहे थे, तो धूप मांगते मांगते उनके सर का बल्ब फटाक से फट जाता। ठीक है, तो जादू जो है, उनके जादू सारे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बहुत ज्यादा है। कितनी ज्यादा है, कृपया कर कमेंट में आंसर दे देना। ठीक है, आगे ये जादू के दोस्त खड़े हुए हैं, है ना, जिनका नाम रख दिया मैंने पादू। ठीक है, ये जादू के दोस्त खड़े हैं, ये पादू। इन पादू के ऊपर, जादू के दोस्त हैं, इन पादू के ऊपर एटमॉस्फेयर का पूरा वजन लग रहा है। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, और इनके दूसरे दोस्त, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये एक ही है, इसको विभिन्न प्रकार से बताया गया है। इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप वाटर की टर्म्स में नापो, तो हमारे ऊपर 10 मीटर का पानी है। आप सोचो बहुत ज्यादा अमाउंट होता है, मैंने आपसे कहा बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। और अगर आप मर्करी कॉलम की टर्म में नापोगे, तो इट इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, है ना। बहुत ज्यादा अमाउंट होता, बहुत ज्यादा अमाउंट होता। अब ये हमारा शरीर झेल कैसे पाता, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा शरीर झेल कैसे पाता, इतना ज्यादा अमाउंट है तो हमारा शरीर फटाक से फूट क्यों नहीं जाता, हमारा शरीर फटाक से फूट क्यों नहीं जाता, ये ऐसा क्या होता है, इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, पहले तो एक क्वेश्चन का आंसर दो कि 1 टॉर किसके बराबर होता है। आंसर इन कमेंट, अपना उत्तर कमेंट में छोड़ें, अपना उत्तर कमेंट में छोड़ें। ठीक है, कृपया कर अगले क्वेश्चन के लिए आंसर दबाएं, मतलब सही आंसर कमेंट में छोड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमारा शरीर झेल क्यों लेता है? ठीक है, हमारा शरीर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बेटा इसलिए झेल लेता है, हमारा शरीर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इसलिए झेल लेता है तो हमारे रगों में जो खून है ना वो जनरेट करता है ब्लड प्रेशर। हमारी रगों में जो खून होता है ना वो जनरेट करता है ब्लड प्रेशर, और हमारी रगों का खून जो होता है ना इस तरह से अपने शरीर के ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इस आप देखना कभी कभी ब्लड प्रेशर की वैल्यू 80 120, वैसे तो जनरल वैल्यू है 80 120 130, लेकिन कभी कभी 60 150 हो जाती है। तो ये हमारा शरीर जो होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार, हमारा शरीर जो होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करता रहता है। तो जो अंदर ब्लड फ्लो है ना वो ब्लड फ्लो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अनुसार अपने आप को मेंटेन करता है, जिस कारण से हम ये झेल पाते। ईश्वर ने बनाया बड़ा सोच समझ के है। तो जादू भैया जब दुनिया पे आते ना तो उनकी हवा भी निकल जाती, खून भी निकल जाता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ नहीं झेल सकते, मतलब बहुत ज्यादा है अदर्स प्लैनेट के कंपैरिजन में। तो ज्यादा पता नहीं, मैं गया नहीं हूँ अदर प्लैनेट पर। मून पे तो मैं गया हूँ, कल ही गया था प्लॉट फाइनल करने के लिए। यार कर दिया मैंने मून पर प्लॉट फाइनल। आप लोगों को अगर कभी जाना हो तो चले जाना, कोई दिक्कत नहीं। अपनी प्लॉट है, अपन फार्म हाउस बनाएंगे वहां पर, ठीक है, मस्त पार्टी करेंगे, पार्टी हो रही है, ठीक है। मैं तो चला जाऊंगा, तुम लोग कैसे आओगे? अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइसेस होती है उन्हें बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। बहुत से लोग इसे बारोमीटर भी कहते हैं। मैं बैरोमीटर बोलती तो थोड़ा सा अंग्रेजों वाला फील आ जाता। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाली जो डिवाइस होती है उसे बैरोमीटर भी कहा जाता है, ठीक है। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है। बैरोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉमनली यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब देखो तीन टाइप के होते हैं, एक सिंपल बैरोमीटर, एक होता है फोर्टिस बैरोमीटर। फोर्टिस, वाओ अंग्रेजों वाला फील आ गया, ठीक है। तीसरा एनेरॉइड बैरोमीटर। तीसरा कौन सा? एनेरॉइड। पहला है सिंपल बैरोमीटर, दूसरा है फोर्टिस बैरोमीटर, तीसरा है एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। सिंपल बैरोमीटर, फोर्टिस बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है। मजा आने वाला है, एक नंबर। सिंपल, फोर्टिस और एनेरॉइड, तीनों है ना। सिंपल ज्यादा सिंपल है, सिंपल ज्यादा आसान है, ऐसे याद रखना। बेसिकली क्या हुआ कि सिंपल बैरोमीटर्स को हमारे एक अंकल ने बनाया जिनका नाम था टॉरसली, ठीक है। उन्होंने क्या करा, बहुत ही सिंपल सा अरेंजमेंट है। एक टब लिया, हम लोग जैसे टब बोलते हैं, आप अंग्रेजी तो ट्रक बोल देना होता है, ठीक है। एक टब लिया, उस टब के अंदर मर्क्यूरी भरा, मर्क्यूरी, ठीक है। एक टब के अंदर मर्क्यूरी भरा, उसको रख दिया। अब उसको हाथ में ना पकड़े रहना, उसको रख देना, ठीक है। उसके बाद एक टेस्ट ट्यूब ली। चश्मा उतार दूं, बहुत देर से लगाया, तुम लोग बताते भी नहीं हो कि सर चश्मा उतार दो। एक टेस्ट ट्यूब ली, 1 मीटर लंबी टेस्ट ट्यूब ली, लगभग इतनी बड़ी टेस्ट ट्यूब ली। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी मरकरी भरा, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी क्या भरा? मरकरी। और उस टेस्ट ट्यूब को मरकरी से भरकर ऐसे अंगूठा से अपने थंब से बंद किया और ऐसे उठा के ले गए, ऐसे उठा के ले गए और उस ट्रक के अंदर डुबाकर छोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होगा, मैं कोशिश करता हूं। ये एक हमारा, ये क्या बन रहा है, ठीक है। एक हमारा ये एक टब है विच इज फिल्ड विद मर्क्यूरी, इसके ऊपर मर्क्यूरी भरा हुआ है, ये आज ब्लू है, पानी पानी पानी। और इसके ऊपर ये लगा हुआ है 1 मीटर लंबी ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर भी मरकरी भरा हुआ है। आज ब्लू है, पानी 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 पानी। अब देखो भाई साहब क्या होगा, ये कुछ देर बाद उन्होंने ऐसा करने के कुछ देर बाद देखा कि पहली बात तो इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, ठीक है। उन्होंने कुछ देर बाद देखा कि इस मरकरी का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। इस मरकरी की हाइट कितनी थी? तो 1 मीटर थी, ठीक है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जो मरकरी का लेवल है वो 76 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो एरिया खाली रह जाता है, यहाँ वैक्यूम बन जाती है, उसे ग्लास ट्यूब वैक्यूम भी बोलते हैं, टॉरसली वैक्यूम भी बोलते हैं। अब उन्होंने कहा कि इस वैक्यूम का प्रेशर मेजर कर लो और इस वैक्यूम के प्रेशर के बराबर ही होगा हमारे एटमॉस्फेयर का प्रेशर। ये टॉरसली एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, याद रखना। एक प्यारा सा ट्रफ लिया, मरकरी भरी, 1 मीटर लंबी रॉड ली। अब उनका मन चंचल था, उन्होंने कहा कि मैं इस ग्लास को तिरछा करके देखूं। आई इतना बड़ा ग्लास नहीं। फिर उन्होंने करा क्या कि इस ट्यूब को, है ना, इस ट्यूब को तिरछा करके देखा, ठीक, इसको भी तिरछा करूंगा मैं। इसको तिरछा करके देखा। जब उन्होंने इसको तिरछा करके देखा तो उन्हें पता चला कि भाई साहब प्रेशर की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब प्रेशर, सॉरी मैं कह रहा हूँ कि हाइट की वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, हाइट जितनी थी उतनी। उन्होंने पहले इसको ऐसा रखा तब भी 76, ऐसा कर दिया तब भी 76, ऐसा कर दिया तब भी 76 पर वो रुक रहा था। तो
यहां से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, यहां से उन्होंने कंक्लूड किया, यहां से उन्होंने फाइनली बताया कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी वैल्यू एच रॉजी वाले फार्मूला से निकालोगे। एच हाइट 76 सेंटीमीटर मतलब 0.6 सेंटीमीटर, रॉ डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, और जी के बारे में मत पूछना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, इसके बारे में मत पूछना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला है हमारा फोर्टिस बैरोमीटर, ठीक है। फोर्टिस बैरोमीटर बेसिकली जो सिंपल बैरोमीटर है उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। लेबोरेटरी में यूज किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए, और इसमें भी मर्क्यूरी यूज किया जाता है। मर्क्यूरी यूज करने का सिंपल सा एक प्यारा सा एक्सप्लेनेशन ये है कि मर्क्यूरी ग्लास की दीवारों पर चिपकता नहीं है, और जब ये ग्लास की दीवारों पर चिपकता नहीं है तो मर्क्यूरी ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है, मर्क्यूरी ज्यादा उपयोगी हो जाता है, क्योंकि इससे रीडिंग करना भी आसान होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी अगेन एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी भरा होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो एक स्क्रू की हेल्प से ये सपोर्टेड होता है, ठीक है। आगे देखो एक लेदर का कैप होता है, ग्लास की वेसल होती है, और इसमें आइवरी पॉइंटर होते हैं, एक थर्मामीटर लगा होता है, और इस ग्लास के अंदर मर्क्यूरी भरा होता है। अब देखो इसमें एक मेन स्केल होगा, एक वर्नियर स्केल होता है, डिंग 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 गोल घुमाने वाला स्क्रू भी लगा होता है, ठीक है। बेसिकली आज के जमाने में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक बैरोमीटर आ गए हैं, तो इन सब की आवश्यकता बहुत पहले, आजकल ऐसा है कि नॉब लगाओ, आप लोगों ने गाड़ी के अंदर हवा डलवाई होगी। अब ये मत बोलना कि सर हमारे पास तो एरोप्लेन है, हमारे पास तो चॉपर है, हम उसके टायर में हवा नहीं डलवाते। भाई साहब गाड़ी के टायर में अक्सर हवा डलवाई जाती है। अगर आपके पास चॉपर है, अगर आपके पास एरोप्लेन है, तो उसके टायर में भी आपको हवा डलवाना पड़ेगी। तो गाड़ी के टायर या चॉपर के टायर में अगर आप हवा डलवाते हो तो उसको मेजर करने के लिए बहुत इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज आ गया। वो रीडिंग एनालॉग मीटर पहले यूज, अब डिजिटल मीटर होता है, डायरेक्टली आपको रीडिंग दे देता है। इसलिए इतना 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 आज के जमाने में अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, आजकल डेवलप्ड जमाना है, ठीक है। पहले के जमाने में चिट्ठी भेजी जाती थी, फिर टेलीफोन आया, फिर मोबाइल आया, फिर ईमेल आ गया, और आजकल ईमेल क्या वीडियो कॉल आ गया। तो समय के साथ चीजें चेंज होती रहती हैं, तो अब ये काफी ज्यादा लेस यूज होने वाले ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। काफी ज्यादा लंबा बचा नहीं है ये लेक्चर, ठीक है, ज्यादा लंबा बचा नहीं है लेक्चर। अब तो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस यार क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले टॉपिक में कराऊंगा। ओ भाई 45 मिनट में खत्म हो गया, 40 मिनट में खत्म हो गया ये चैप्टर, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। कम टाइम में बड़ा धमाल हो गया। हमने इस लेक्चर को, इस चैप्टर को आई थिंक 4 लेक्चर में पढ़ा था, 4 लेक्चर मतलब अराउंड 50 मिनट, नहीं सॉरी अराउंड 5 घंटे में हमने पढ़ा था, तो ये काफी जल्दी खत्म हो गया। मैं देख पा रहा हूँ कि 42 मिनट्स में ही खत्म हो गया, ठीक है। तो चलो 3 मिनट तक मैं कुछ भाषण दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि अगर आप सोच रहे हो कि जादू आएगा इस दुनिया में, है ना, जादू आएगा इस दुनिया में और जादू इस दुनिया में सरवाइव कर जाएगा, जादू इस दुनिया में धूप खा के तो जिंदा रह सकता है, लेकिन जादू को इधर पृथ्वी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं झेल पाएगा। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेगा तू आएगा तुझको मैं बताएगा, ठीक है। तो जब ऐसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात आएगी उसके सर का बल्ब फ्यूज हो जाएगा। इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे पृथ्वी पर। हाँ, उसके प्लेनेट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा कम हो सकता है, हमसे ज्यादा हो सकता है हमसे कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारी रगों में बहने वाला लहू, हमारी रगों में बहने वाला जो खून होता है वही बराबर करता है, ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करने का काम कौन करता है? हमारी रगों में बहने वाला ब्लड, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, जिसमें सिंपल फोर्टिस बैरोमीटर है ना, इन दोनों के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इनके बारे में ज्यादा गहराई में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब एट द एंड ऑफ द क्लास कृपया कर आप मुझे बता दे जाएं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 3 यूनिट्स का नाम लिखकर जाना, 3 यूनिट प्रेशर की 3 यूनिट्स के नाम लिखकर जाना। और हर बार मैं जैसा कहता हूं कि किसी एक की मदद करना अपने जिंदगी का सबसे बड़ा परम कर्तव्य है। ईश्वर को खुश करना है तो किसी एक की मदद कर कर देखो। यदि आप किसी एक की मदद कर कर देखते हो तो ईश्वर खुश होता है, आपके आपके कर्मों का 10 गुना बेहतर फल मिलता है। तो इसी के साथ आज की रिकॉर्डेड सी 45 मिनट की क्लास यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। बेटा याद रखना कम टाइम में खत्म हो गया। मुझे लगा था कि 1 घंटा 5 मिनट में खत्म होगा, लेकिन 20 मिनट खत्म हो गया क्योंकि लिमिटेड टॉपिक है। अब ऐसा नहीं कि हर एक चैप्टर 45 मिनट में खत्म कर देंगे, कुछ चैप्टर छोटे हो जाते हैं, और जब छोटे चैप्टर हो जाते मतलब ये रिविजन है। आप रेडियंट का बैच लिए हुए, आपको जिसने रेडियंट का बैच लिया आपको डिटेल स्टडी करना, रेडियंट बैच लीजिए, डिटेल्ड में आपको पढ़ाया गया, ठीक है। याद रखना डिटेल्ड में आपको पढ़ाया गया, और
अगर आप रेडियंट बैच लेते हो तो काफी ज्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। ये भी आपके लिए वन शॉट बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। आपको पता है 9th रेडियंट और 10th विक्ट्री इन सभी के वन शॉट इस लेक्चर में डल रहा है। 10th वालों पर तो हम जान लगा देते हैं, हमने एक डेडिकेटेड टीम 10th को दी हुई, ले भाई तुम अपनी पूरी जान लगाओ, और 9th को हम पीछे नहीं छोड़ते। 9th ही तो बेसिक है, ठीक है। तो 9th के लिए रेडियंट, 10th के लिए विक्ट्री, और 9 में रेडियंट के रॉक स्टार और 10th में विक्ट्री के वीर हो जाओगे और मचाएंगे। जो नहीं आता उसे बताएंगे और पढ़ाएंगे, और एग्जाम के एक दिन पहले तक तुमको सोचने पे मजबूर करेंगे कि अच्छे नंबर कैसे लाएं, क्योंकि अच्छे नंबर भी उसके ही आते हैं जो अच्छे से मेहनत करता है। तो इसी के साथ मैं आकाश रवन आप सभी से विदा लेता हूं। मैं आकाश रवन आप सभी से अलविदा कहता हूं अगले लेक्चर तक के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत जल्दी। इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी कुछ आने वाला है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बाय बाय, बाय बाय एंड बाय बाय।